अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली जली मिर्ज़ा और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के फ्री ऑनलाइन बैजेस। ठीक है, 100% स्कॉलरशिप पर है, जो बच्चा चाहे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, हमारे बैजेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ए टू जेड है तमाम नोट्स, तमाम कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। ठीक है, हर लेक्चर हर सब्जेक्ट का लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आपका टेस्ट लिया जाएगा और ए टू जेड पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, जो बच्चा ऑनलाइन बैच का पार्ट बनना चाहता है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करे, मैं इंशाल्लाह उसको ऑनलाइन बैच में ऐड कर लूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, वहां पर नोट्स भी आते हैं, वहां पर लेक्चर्स भी आते हैं, वहां पर टेस्ट भी आते हैं, वहां पे तमाम अपडेट्स आ रही होती हैं, एमडी कैट की, बोर्ड की, एक्स वाई जेड तमाम चीजें। ठीक है, तो आप अपडेटेड रहेंगे और बहुत सारे फायदे आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो भाई देखो वर्ड सेल। अब सेल तुम लोग पहली दफा नहीं पढ़ रहे, सेल आप 9th में पढ़कर आ चुके हैं, बहुत डिटेल में आपने सेल 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो सेल वर्ड आप पहली बार तो सुन नहीं रहे। तो सबसे पहले तो भाई बात यहां पर ये आ जाती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। सही है, और सेल को डिस्कवर उन्होंने कहां किया था, कॉर्क में। कॉर्क कैम्बियम यानी कि प्लांट के स्टेम का एक पार्ट होता है कॉर्क, उसके अंदर कुछ इस तरीके से उनको डिमार्केशंस नजर आई थी और उन्होंने इन में से हर एक डिमार्केशन को सेल का नाम दे दिया था। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिमार्केशंस थी उस सेल के अंदर। सही है, सही है, और हर डिमार्केशन को उन्होंने नाम दे दिया था किसका, सेल का। सही है भाई, तो यहां पर उन्होंने इस एक बॉक्स को नाम दिया था कि भाई ये है सेल, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा था। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, स्किल्डन, श्वान एंड आर विर्चो। उन्होंने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी, वैसे तो हमारे बुक में नहीं लिखी हुई, 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन भाई मैं जल्दी से ओवरव्यू देके आगे बढ़ जाऊं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये था, अच्छा सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक साहब ने नहीं दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्किल्डन, श्वान एंड आर विर्चो ने। ठीक है, तो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist of one or more than one cell। अच्छा, काम की बात यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि बेटा इस बैच में हम लोग ए टू जेड तमाम चीजें पढ़ेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पीएससी सब करेंगे। ठीक है, ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। हर लेक्चर में मैं अपनी ये बात कहता हूं कि देखो बेटा, कॉन्सेप्ट समझना, चीजों को याद करना एक अलग आर्ट है, एग्जाम क्लियर करना एक अलग आर्ट है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना एक अलग, मतलब एक पूरा एक अलग से एक कैपेसिटी चाहिए आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ने का हक अदा करेंगे, ए टू जेड सारी चीजें पढ़ेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पेपर से, बोर्ड के पेपर से 1-1.5 महीने पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टारगेट पेपर्स और वर्कशॉप। उसमें आपको जो चीज बताई जाएगी, बोर्ड का एग्जाम इंशाल्लाह उससे बाहर नहीं जाएगा, पर उसके अंदर जो करवाया जाएगा बोर्ड में वो आएगा। समझ लो एक तरीके से आपको पूरा एक बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड ओरिएंटेड लेक्चर्स और बोर्ड ओरिएंटेड टारगेट पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी बुक तो नहीं आएगी ना एग्जाम में, एग्जाम में लिमिटेड पार्ट आता है। ठीक है, क्या आता है वो हमें पता है। ठीक है, तो अभी तो हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम से करीब 1-1.5 महीने पहले आपको टारगेट पेपर और वर्कशॉप दे देंगे, उसमें जो करा दिया जाएगा एग्जाम में इंशाल्लाह वही आएगा, उससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम वो बताया उन्हीं बच्चों को जाएगा जो बैच में, तो अगर तुम ज्वाइन होना चाहते हो तो बेटा यहाँ से व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं तुम्हें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, और जब टारगेट पेपर लॉन्च करूंगा तो आपके पास अपडेट आ जाएगी। सही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन सेल। ठीक है, यहां से हमें सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, उनको नाम दिया जाता है यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं, मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन अ सेल, तो उनको नाम दिया जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सही है भाई। अब आ जाओ आगे। अब आपने कहा सर ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बेटा डेफिनेशन ऑफ द सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बाहर एक्स वाई जेड जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सेल बना रहे हैं, और जितने भी फंक्शन चल रहे हैं बॉडी में वो भी सेल ही कर रहा है। अब इस पॉइंट का मतलब यह है बेटा कि मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आपकी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन किसका काम है? ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन काम है किडनीज का, किडनी कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि किडनी नहीं कर रही है ये काम किडनी में मौजूद एक सेल कर रहा है, और किडनी में मौजूद उस सेल को नाम दिया जाता है नेफ्रॉन। बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन का फंक्शन है। मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन किसका फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन, आपने कहा सर नर्वस सिस्टम का, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करवाने में कौन सा सिस्टम जो है वो रोल प्ले करता है अपना? आपने कहा सर नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है, ब्रेन कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, नर्वस सिस्टम फंक्शनल यूनिट नहीं है। सही है, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? उसमें काम कर रहा है एक सेल, और उस सेल को नाम दिया जाता है न्यूरॉन। उस सेल को नाम देते हैं हम क्या? न्यूरॉन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये न्यूरॉन। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी में चाहे कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा हो या कोई भी फंक्शन हो रहा हो, वो सेल कर रहा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था बेटा सेल थ्योरी का, जो आर विर्चो साहब ने दिया था खास तौर से, वो ये था कि न्यू सेल्स विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स हमेशा पुराने मौजूदा सेल की डिवीजन से बनेंगे। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से मौजूदा। नए सेल हमेशा पहले से मौजूदा सेल्स की डिवीजन से बनेंगे। ये हो गई सेल थ्योरी आपकी। अब आ जाओ आगे। अब जरा हम बात करते हैं सेल के ऊपर। देखो बेटा सेल जो है ना, अब मैं तुम्हें बहुत काम की बात बताता हूं यहाँ पे। सेल जो है ना, सेल वो बिल्कुल आपके घर की तरह है, बिल्कुल आपके घर की तरह है सेल। ठीक है, देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हैं, समझना इस बात को। घर में क्या क्या चीजें होती हैं और घर बनाने में किन किन चीजों का अमल दखल होता है। सही है, देखो यहां पे रखा हमने सेल, ठीक है, यहां पे रखा हमने होम, कि हमें घर में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और यहां रखा हमने सेल, कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है एक बाउंड्री वॉल। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल होनी चाहिए है, कि चार दीवारी होनी चाहिए कि जिसमें घर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुम रोड पे बैठे हुए हो, ये खाली प्लॉट है, प्लॉट पे बैठे हुए तुम, खाली एक जगह, एक ग्राउंड में, तो ये घर थोड़ी है। तुम चाहे बेड रख लो वहां पे, चाहे तुम वहां पे खाना बनाना शुरू कर दो, घर थोड़ी कहलाएगा। जब तक ये चार दीवारी बंद नहीं होगी घर नहीं कहलाएगा। तो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। इसी तरीके से बेटा सेल में बाउंड्री वॉल होती है, जिसको नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ लोगों के घर में एक तो बाउंड्री वॉल है चार दीवारी, एक उसके बाहर भी आउटर एरिया होता है जिसको कवर किया हुआ होता है। तो कुछ सेलों में वो भी पाई जाती है जो कि सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल
आर बाउंड्रीज ऑफ सेल, ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज सेल में, घर में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी बात मानी जाती है, जस्ट लाइक हमारे घर में अब्बा या दादा या अम्मी, कोई ऐसा शख्स जिसकी बात मानी जा रही होती है। इसी तरीके से सेल में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बात सब मानते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद घर में एक किचन होना चाहिए है। सेल का किचन कौन है? सेल का किचन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपने कहा सर क्यों सर, सेल का किचन क्यों है? मैंने कहा चलो मुझे एक बात बताओ, किचन में खाना बनता है या किचन खाना बनाता है? किचन में खाना बनता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और किचन में खाना बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम बैठता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को एज अ फूड मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आपने कहा सर तो किचन में कोई खाना बनाने वाला होना चाहिए, कोई बटलर या कोई शेफ होना चाहिए है जो खाना बनाए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। किचन में राइबोसोम या सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बैठ के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसके बाद आपने कहा सर ठीक है, किचन बन गया, खाना बना लिया, वॉशरूम बताया कहाँ है, ठीक है, या स्टोर रूम। जिस तरीके से हमारे घर में वॉशरूम, ठीक है, या फिर स्टोर रूम पाया जाता है, ठीक है, इसी तरीके से सेल में भी एक वॉशरूम और स्टोर रूम होता है जिसको नाम दिया जाता है वैक्यूल, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें स्टोर हो जाती हैं और अगर बाहर निकाल दी हो सेल से तो उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आपने कहा सर इतना अच्छा घर बना लिया हमने, घर में इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए घर के अंदर, ठीक है, घर में एनर्जी लाजमी है, एनर्जी आए हमारे पास। तो मैंने कहा भाई सेल में भी एक ऑर्गेनिज्म बैठा है जो एनर्जी बनाता है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आपने कहा सर इतना अच्छा घर बना लिया आपने, ये तो बताएं कि सेफ्टी के लिए कौन है आपके पास? सेफ्टी, ठीक है, कोई ऐसा है जो आपकी सेफ्टी के लिए हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो इस तरीके की चीज? मैंने कहा बिल्कुल भाई, सिक्योरिटी गार्ड तो लाजमी चाहिए है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है भाई, तो सिक्योरिटी गार्ड हमारे सेल में ही बैठा हुआ है, उसका नाम है लाइसोसोम, और ये अगर खतरनाक हो जाए तो इसी को हम नाम देते हैं सुसाइडल सेल, यही सेल के मरने की वजह बन जाता है। तो भाई मिसाल के तौर पे गार्ड को आपने रखा, उसी ने आपको मार दिया, जस्ट लाइक एक केस हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसने एक किताब लिख दी थी कभी किसी जमाने में, सलमान तासीर, उनका गार्ड था मुमताज कादरी, उनके गार्ड ने उनको मार दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 8, आपने कहा सर ठीक है सिक्योरिटी गार्ड तो आ गया, अब एक काम करें, हम लोग तो बहुत अमीर हैं, आप कोई सर्वेंट रखें घर में, ठीक है, कोई सर्वेंट होना चाहिए घर में। मैंने कहा ठीक है, तो भाई घर में एक ऐसा सर्वेंट रख लो जो चीज़ों की पैकेजिंग करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, इधर उधर लेके जाए घर के अंदर, उसका नाम हो गया गॉल्जी बॉडी, ठीक है, उसका नाम हो गया गॉल्जी बॉडी, ठीक है। फिर आपने कहा सर इतना अच्छा घर बना लिया, इंटरनल डेकोरेशन कहाँ है? इंटरनल डेकोरेशन तो होनी चाहिए, फर्नीचर वर्नीचर कुछ तो होना चाहिए। आपने कहा सर ठीक है, इंटरनल डेकोर घर में होना चाहिए है, तो यहाँ पर सेल का स्केलेटन कौन बनाता है? सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर कौन बना रहा होता है? साइटोस्केलेटन बनाता है, साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें सेल में होती हैं, समझ आ रही है बात? ये सारी चीजें सेल का पार्ट हैं, ये सेल में पाई जाती हैं, और इनको सबको एक एक करके हमें अलग अलग पढ़ना है, सही है, सबको एक एक करके अलग अलग करके हमें डिटेल के साथ कवर करना है, सही है, समझ में आ रही है बात? चलो अब आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहां से बेटा? सेल मेम्ब्रेन से। बहुत मेजर टॉपिक है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। आ जाओ हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे आज से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस सेल में भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हम किसी सेल को उस वक्त तक सेल कंसीडर ही नहीं करते जब तक उसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। मैंने कहा सेल को सेल क्या चीज बनाती है? कोई बच्चा कहेगा सर न्यूक्लियस का होना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे सवाल कर दिया कि भाई सेल को सेल क्या चीज बनाती है? आपने कहा सर सेल में ना न्यूक्लियस होता है। मैंने कहा जरूरी नहीं है सेल में न्यूक्लियस हो, कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट लाइक रेड ब्लड सेल। अब जो रेड ब्लड सेल है
ये ए न्यूक्लिएटेड सेल है, ए न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, न्यूक्लियस होता ही नहीं इसमें, तो न्यूक्लियस इस रेस से बाहर हो गया। सेल में न्यूक्लियस हो ना हो, सेल सेल होता है। फिर ऐसी क्या चीज है उस सेल को सेल बनाती है? आपने कहा सर सेल वॉल, मैंने कहा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। आपने कहा सर डीएनए, एक बच्चे ने बोल दिया सर डीएनए। मैंने कहा भाई कभी वायरस का नाम सुना है? वायरस, वायरसेस के पास डीएनए पाया जाता है, वायरस के पास डीएनए होता है, आरएनए भी होता है उसके पास, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम वायरस को कहते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर, ए सेलुलर का मतलब है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा जिसके पास सेल नहीं हो, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने कहा सर तो इसका मतलब डीएनए का भी होना ना होना बराबर है सेल बनने के लिए। सेल के लिए कोई चीज जरूरी नहीं है कि आपके पास डीएनए हो या न्यूक्लियस हो। आपने कहा सर फिर क्या चीज जरूरी है? मैंने कहा बेटा सेल बनने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है और वो है सेल मेम्ब्रेन का होना, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो हम सेल को सेल नहीं मानेंगे, ठीक है। दुनिया के हर सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, हर सेल में, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, किसी भी चीज का सेल हो, सेल मेम्ब्रेन का होना मैंडेटरी है, लाजिम है, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब आ जाओ आगे। तो भाई देखो सेल मेम्ब्रेन आपने कभी देखी तो है नहीं, तो जो चीज हमने देखी नहीं होती ना, हम किसी की बताई हुई बात पर यकीन कर लेते हैं। जैसे कि कुरान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं देखी लेकिन आप यकीन कर रहे हो। कुरान में लिखा हुआ है किरामन कातिबीन, सीधे राइट एंड लेफ्ट हैंड पे फरिश्ते बैठे हुए हैं आपके कंधों पे, दिखते हैं नहीं दिखते मानते हो। कुरान ने बोला कयामत आएगी, मान रहे। कुरान ने बोला जन्नत है, मान रहे। कुरान ने बोला जिब्राइल है, मिकाइल है, इसराफील है, इजराइल है, मान रहे। कुरान ने बोला कब्र में जाओगे, ठीक है, और तुमसे सवाल जवाब होंगे, मान रहे। कुरान ने बोला कि भाई मेराज हुई थी, रसूल जो है वो मदीने से मक्के और फिर वहां से जो है वो आगे की तरफ आसमानों की तरफ ट्रेवल करके गए थे, मान रहे। कुरान ने बोला कि भाई मूसा ने असा मारा समंदर पे, समंदर फट गया, देखा तो नहीं हमने अपनी आंखों से, मान रहे। कुरान ने बोला कि हजरत ईसा ने बेइज्निल्लाह बोल के मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा खड़ा होकर जिंदा हो गया, देखा तो नहीं हमने, मान रहे। ठीक है। कुरान ने बोला कि कुरान में मौजूद है हजरत उजैर और हजरत उजैरा का वाकया कि भाई हजरत उजैर जंगल में गए और अल्लाह ने उनको कहा थोड़ी देर आराम कर लो, दरख्त के नीचे बैठे सो गए, 100 साल तक सोते रहे। कुरान में जिक्र मौजूद है, मान रहे। ठीक है। कुरान में जिक्र मौजूद है कि हजरत नूह ने एक इतनी बड़ी कश्ती बनाई, एक बड़ा स्लैब आया, उसके अंदर कश्ती आगे की तरफ निकली, जहां पे सारे लोग बच गए, बाकी सब लोग डूब गए, मान रहे। देखा तो नहीं अपनी आंखों से। ठीक है। इसी तरीके से कुरान ने बहुत सारी वाकयात इस तरीके के बताया। कुरान ने बताया हजरत इब्राहिम को आग में फेंक रहा था नमरूद, आग में जैसी गिरे आग ठंडी हो गई, मान रहे। ठीक है। कुरान ने बोला कि हजरत इस्माइल के गर्दन पे जो है वो छुरी चलने वाली थी, वो हटे और दुम्बा आ गया उसकी जगह पे, मान रहे। तो हर चीज तो मान रहे। कुरान ने कहा कि भाई मूसा ने असा फेंका, वो अजदा सांप बन गया, देखा तो नहीं हमने, मान रहे। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बगैर देखे हम मानते हैं, तो वो हमें कोई बताता है तो हम किसी की बात पर यकीन करते हैं। और ये सारी बातें हमें किसने बताई हैं? कुरान अल्लाह के अल्फाज है जो मोहम्मद के लहजे में अदा हुए हैं, तो हम मान रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा तो नहीं आपने कभी अपनी आंखों से, तो आपको किसी ना किसी की बात माननी पड़ेगी। तो भाई किसकी बात मानते हैं हम मानते हैं दो साइंटिस्ट जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। अब जो इनका नाम है ना, इनके मॉडल का, सेल मेम्ब्रेन के, उसके नाम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सही है भाई। तो इनके नाम में ही बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं, ठीक है। अब आ जाओ देखो, अब हमने कहा कि भाई यहां पर आपके पास फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड किस चीज को कहा जाता है? बेटा फ्लूइड कहा जाता है किसी लिक्विड को, इसको कहते हैं
लिक्विड को। इसका मतलब यहां से हमें ये बात समझ में आई कि सेल मेम्ब्रेन कोई सॉलिड लेयर नहीं है, लिक्विड लेयर है। ठीक है। मोज़ेक किस चीज को कहा जाता है? मोज़ेक कहा जाता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस या फिर किसी सरफेस में सॉलिड पार्टिकल धसे हुए हों, उसको मोज़ेक कहते हैं। ठीक है। तो मोज़ेक का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स एम्बेडेड, धसे हुए हैं इन समथिंग। ठीक है। तो अब यहां से हमें दो तीन चीजें तो समझ में आ गई कि सेल मेम्ब्रेन लिक्विड है और यहां पर जो है वो कुछ चीजें एम्बेडेड हैं, धसी हुई हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। आपने कहा सर ठीक है, समझ में आ गई, बताएं इसकी स्टेटमेंट। इन्होंने एक्चुअल में बोला क्या था? मैंने कहा चलो आ जाओ, मैं तुम्हें इसकी स्टेटमेंट बता देता हूं कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टेटमेंट क्या है। बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टेटमेंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन is composed of phospholipid bilayer in which protein molecules are floating like icebergs in the ocean of lipids। ठीक है भाई, ये है इसकी स्टेटमेंट। ये चैप्टर जब एमडी कैट में आता है ना, तो बेटा यहां से बहुत ही अलग तरीके से सवालात बनते हैं। तो जब इंशाल्लाह तुम लोग एमडी कैट में आओगे ना, तो वहां मैं तुम्हें समझा दूंगा ये चीज की ये कैसे होगा मामला। ठीक है। अभी तो हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन व्हिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स इन द ओशन ऑफ लिपिड। यहाँ पे पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, फॉस्फोलिपिड, पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर टू, बाइलेयर। नंबर थ्री, प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है वर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है। चौथा, आइसबर्ग। पांचवा, ओशन ऑफ लिपिड्स। ये पांच चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जरा यहां पे एक चीज समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। देखो भाई, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है बाइलेयर, यानी कि दो लेयर्स पर कंसिस्ट करती है सेल मेम्ब्रेन, एक लेयर नहीं है, दो लेयर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया इसका बाइलेयर। और कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज से बन रही है? बन रही है फॉस्फेट एंड लिपिड, बन रही है फॉस्फेट एंड लिपिड। ठीक है। अब ये फॉस्फेट एंड लिपिड का मतलब क्या है कि भाई फॉस्फेट और लिपिड जुड़ रहे हैं आपस में साथ साथ। आपने कहा सर डायग्राम बना के समझा दे। अब देखो, अब जो डायग्राम यहां पे बना रहा हूं ना बेटा, अगर तो एग्जाम में सवाल आया तो आपने यही वाली डायग्राम बनानी है जो मैं बना रहा हूं यहां। ठीक है, आओ देखो, यही डायग्राम बनेगी अगर एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन का सवाल विद डायग्राम आ गया, आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया है। ठीक है, अगर आप उठा के देखें 10 ईयर पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, अब आओ देखो, एग्जैक्टली यही डायग्राम बनाओगे, इस पे तुम्हारे नंबर भी नहीं कटेंगे और तुम्हें बनाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से बना रहा हूं ऐसे ही अपने पास कॉपी पेंसिल निकालो, चार कलर के अपने पास रखो पॉइंटर, और ये बनाते जाओ। ठीक है, जो मैं बना रहा हूं, सही है। और थोड़ा अच्छा काम करो, खूबसूरत काम करो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो।
कुरान शरीफ की आयत है कि और अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह हसीन है, हुस्न को पसंद करता है। ठीक है, कुरान की आयत है ये। अच्छा जी, तो ये आप बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है बाइलेयर और इसकी कॉम्पोजिशन है बेटा फॉस्फोलिपिड। अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे थे। ठीक है, आओ देखो, ये हम बनाते जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब बेसिकली ये डायग्राम कहाँ से बनी है, कहाँ से निकाली, कहाँ से मैंने, देखो यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पर एक सेल था। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस था, सेल का न्यूक्लियस था। मैंने इसका एक छोटा सा पीस सेल मेम्ब्रेन का काटा और काट के इसको यहां पर कर लिया बड़ा। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के पीस को यहां काट के मैंने बड़ा कर लिया। अब देखो, एक सेल के बाहर का हिस्सा है। ठीक है, एक सेल के बाहर का हिस्सा है आउटसाइड, एक सेल के अंदर का हिस्सा है। तो मैंने इसको कह दिया आउटसाइड, ये आउटसाइड का पोर्शन है सेल के बाहर, और ये है इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ कौन पाया जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो इसको हम साइटोसोल कह देते हैं, साइटोसोल साइटोप्लाज्म को ही कहा जाता है। अब देखना कमाल, कमाल ये है कि यहां से ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा सर क्या मतलब, ये क्या हुआ? मैंने कहा देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है ये आ गई पहली लेयर, ये आ गई दूसरी लेयर। ठीक है, उसके बाद दरमियान में जो रेड कलर से बनाया है मैंने बेटा, ये है लिपिड। ये क्या है? लिपिड। और ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ऊपर और बाहर, ऊपर और नीचे, ये क्या है? फॉस्फेट। ठीक है, तो और ये वाली लेयर भी कौन सी है बेटा? फॉस्फेट। अब तुम चाहे सेल से अंदर आ रहे हो या सेल के बाहर जा रहे हो, तुम्हें पहली लेयर कौन सी पड़ेगी? फॉस्फेट की। और ये जो फॉस्फेट की लेयर होती है बेटा, ये होती है पोलर इन नेचर। ठीक है, ये होती है पोलर इन नेचर। सही है, PO4 3 नेगेटिव। सही है। और लिपिड जो है दरमियान में, ये होता है नॉन पोलर। ठीक है, ये होता है नॉन पोलर। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल। अब ये क्या टर्म है सेमी परमिएबल, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। दरमियान में यहां पर बेटा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। इस जगह पे, इस जगह पे दरमियान में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। सही है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर है। ये आ गई यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। और ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, यानी कि इसका जो लिक्विड नेचर है, फ्लूइड नेचर है, इसको मेंटेन रखता है। ये आ गया यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। आपने कहा सर सही है, समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर कुछ बातें समझो। देखो, सेल मेम्ब्रेन को ना हर चीज क्रॉस नहीं कर सकती है, सेल के अंदर हर चीज दाखिल नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो दाखिल नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें यहाँ से ऐसी हैं जो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगी। क्यों, वजह क्या है? आज अब बात करते हैं नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। नेचर देखो, अगर हम नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी परमिएबल। क्या नेचर है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब यह है कि परमिएबल वर्ड निकला है परमिशन से। ठीक है, इजाजत। सेमी का मतलब आधी, कुछ चीजों को इजाजत है, कुछ चीजों को इजाजत नहीं है। आपने कहा सर क्यों ऐसा, क्या रीजन है? मैंने कहा देखो, फॉस्फेट की लेयर तो पोलर है, ठीक है, लेकिन दरमियान में जो लिपिड लेयर बैठा है ना, जो लिपिड लेयर बैठी है, वो है नॉन पोलर। आपने कहा सर इससे क्या होगा? और उसके दरमियान में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है ना, तो आपने कहा सर इससे क्या होगा? मैंने कहा बेटा इससे होगा ये कि जितनी भी पोलर चीजें हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, और जितनी भी नॉन पोलर चीजें हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि जो मोटी लेयर है
वो नॉन पोलर की है, और नॉन पोलर किसी भी आने वाली नॉन पोलर चीज को रोकेगा नहीं, उसको जाने देगा सीधा सीधा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने कहा सर क्या वाटर भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर की बात करते हैं, वैसे तो वाटर को बहुत डिटेल से हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि वाटर में ऑक्सीजन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। आपने कहा सर हमें यही नहीं पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। मैंने कहा बेटा जब भी 2 एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अब इस पेयर को दोनों एटम अपनी अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला एटम चाह रहा है कि इस पेयर को मैं अपनी तरफ खींच लूं, ये वाला एटम चाह रहा है कि इस पेयर को मैं अपनी तरफ खींच लूं। जिसकी पावर ज्यादा होगी ये पेयर उसकी तरफ ज्यादा खिंच जाएगा। तो अब पेयर ज्यादा देर के लिए इसके पास पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास से छिन जाएगा ज्यादा देर के लिए, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी देर के लिए वापस भी आएगा, इसलिए कंप्लीट चार्ज नहीं बन रहे, पार्शियल चार्जेस बन रहे हैं। ठीक है, तो वाटर जो है नेचर में क्या है? पोलर है। हाइड्रोजन की फोर्स कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ऑक्सीजन इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि दोनों की इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर है, एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ये पेयर छीन लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये चीज वाटर के मॉलिक्यूल को क्या बना देती है? वाटर के मॉलिक्यूल को ये चीज बना देती है पोलर। ठीक है ना, इस वजह से वाटर सेल को क्रॉस नहीं कर सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। आपने कहा सर अब आप बताइए, अगर पानी ही सेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हमें सेल के अंदर पानी लेके जाना है, सेल से बाहर पानी लेके आना है, कैसे ट्रेवल करेगा पानी? मैंने कहा यही लाना चाह रहा था मैं तुम्हें। सोचो, क्या तुम दीवार से आर पार जा सकते हो? नहीं जा सकते, तो तुमने आर पार जाने के लिए क्या बनाए? दरवाजे बनाए। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ दरवाजे बने हुए होते हैं बेटा, और उन दरवाजों को नाम दिया जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया जाता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो भाई यहां पर बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। सही है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बना। आपने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा देखो बेटा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में आर पार हो जाते हैं, थ्रू एंड थ्रू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू का मतलब है आर पार हो जाना, ये सेल मेम्ब्रेन से आर पार हो जाते हैं। ठीक है, आपने कहा सर सही है, इसका मतलब है कि ये वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चीजों को अंदर बाहर ले जाने में मदद करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसा ही होगा। ठीक है, देखो ये आर पार हो गए सेल मेम्ब्रेन से, समझ लो जस्ट लाइक अ गेट, दरवाजा बन गया यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये दरवाजा बन गया। अब अगर कोई चीज सेल मेम्ब्रेन को यहां से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती है ना, जैसे कि समझो ये वाटर था, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये था वाटर, वाटर सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली यहां से क्रॉस नहीं कर सकता, तो वाटर क्या करेगा? वाटर यहां से इस प्रोटीन चैनल के थ्रू आ जाएगा, और अगर बाहर जाना है तो उस प्रोटीन चैनल के थ्रू बाहर भी जा सकता है। तो मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट में क्या बताया था? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स। अब आओ यहां से, सुनो गौर से बात। आइसबर्ग किसे कहा जाता है? पहले तो भाई बात आ जाती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, किसकी तरह? आइसबर्ग की तरह। ठीक है, आपने कहा सर ये आइसबर्ग क्या चीज होती है? हमने तो आइसक्रीम सुना है, हमने तो आइस लॉली सुना है, आइसबर्ग क्या होता है? मैंने कहा बेटा आइसबर्ग बर्फ के उस पहाड़ को कहते हैं कि जो समंदर के ऊपर तो छोटा सा नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर बहुत बड़ा, जाइंट ह्यूज हो अंदर। ठीक है, उसको आइसबर्ग कहा जाता है। आपने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा देखो ये समंदर की लेयर है, ये समंदर की लेयर है। ठीक है,
यहां पर मुझे छोटा सा एक पहाड़ नजर आ रहा है, छोटा सा एक बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है ऐसे करके छोटा सा, लेकिन अंदर की तरफ ये पूरा एक पहाड़ है ऐसे करके, तो ये कहलाता है आइसबर्ग। टाइटैनिक का नाम सुना है? टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जब जा रहा था ना समंदर में, तो उसके कैप्टन को दिख गया था बर्फ का टुकड़ा, लेकिन वो समंदर के ऊपर इतना छोटा सा नजर आ रहा था कि उसको लगा ये तो छोटा सा है, मैं तो बराबर से निकल जाऊंगा। अंदर पहाड़ था वो पूरा। तो टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। ठीक है, तो हम इस प्रोटीन को आइसबर्ग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हें सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से देखो तो तुम्हें सिर्फ इतना सा टुकड़ा इसका नजर आएगा बाहर, लेकिन अंदर की तरफ देखो ये कितना बड़ा एक्सटेंडेड है, कितना ज्यादा एक्सटेंडेड। ठीक है, समझ आ रही है? अंदर की तरफ ये अच्छा खासा एक्सटेंडेड है, इस वजह से इसको आइसबर्ग से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन्स की कितनी टाइप्स हैं? देखो पहली टाइप तो मैंने अभी तुम्हें बताई है वाली। ठीक है, प्रोटीन की टोटल है बेटा 2 टाइप्स। ठीक है, टोटल 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, आइसबर्ग की डायग्राम को साइड में ले जाते हैं। आइसबर्ग आ गया। ठीक है, तो साइड में रख दिया हमने, यहाँ पे आराम करे आइसबर्ग। अब आ जाओ, प्रोटीन की बेटा 2 टाइप्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, और वो दोनों टाइप्स ही अपने अपने काम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, पहली टाइप को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी टाइप को नाम दिया जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम दिया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, तीसरा नाम दिया जाता है चैनल प्रोटीन, चौथा नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन। सारे इसी के नाम है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पहला नाम दिया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, दूसरा नाम दिया जाता है सेल सरफेस प्रोटीन, और तीसरा नाम दिया जाता है रिसेप्टर। सारे इसी के नाम है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है बेटा, ये आर पार हो जाती है सेल मेम्ब्रेन में। ये सेल मेम्ब्रेन में आर पार हो जाती है, एक एंड से शुरू होगी दूसरे एंड पर खत्म होगी। ठीक है, यहां पे देख रहा हूं, क्रॉस टू एंड थ्रू फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से आर पार हो जाती है। जबकि अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये क्या है? प्रेजेंट ओनली ऑन सेल सरफेस। ये सिर्फ सेल सरफेस पर मौजूद होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर और प्रोटीन की टाइप्स और नेचर और ये तमाम चीजें थी। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शन शुरू नहीं करा है, अभी तक हमने फंक्शन नहीं शुरू करा। अब आ जाओ फंक्शन को देखते हैं। देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो है चीजों की ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, चीजों को सेल के अंदर और सेल से बाहर लेके जाना किसकी जिम्मेदारी है? सेल मेम्ब्रेन की। अब ट्रांसपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ट्रांसपोर्ट होती है 2 टाइप की। ये बात सबको पता है। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहले को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन पहले हम पैसिव पढ़ेंगे फिर एक्टिव पढ़ेंगे। सही है? अच्छा जी, चलिए देखिए, अब आइए, ट्रांसपोर्ट की पहली टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किस चीज को कहा जाता है मेरे बच्चे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है
उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? नो यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा भाई। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसकी डिफ्यूजन। ठीक है, पहली टाइप है इसकी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव करता है, सॉल्यूट मूव कर रहा है कहां से कहां? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स, अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो मैं दिख जाएगा, मेरे पीछे जा रहा होगा, टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। सॉल्यूट मूव करता है हाई से लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरी टाइप है ऑस्मोसिस। इसमें मूव करता है सॉल्वेंट या वाटर। और ये कहां से कहां मूव करता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। मिसाल के तौर पे चलो, हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहा है ना, ये बताई मैंने बात। अब मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, यहां पर ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है, और ये यहां पर दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन। अब यहां पर मामला क्या है कि हमने इन दोनों सॉल्यूशंस में दो दो मतलब दो सॉल्यूशंस बनाए और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया यहां पर। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। यहां पर मैंने रखा 1 लीटर वाटर, यहां पर भी मैंने रखा 1 लीटर वाटर, यहां पे रखा मैंने 10 ग्राम सॉल्ट और यहां पर रखा मैंने 1 ग्राम सॉल्ट। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। मैंने कहा बता दो क्या होगा यहां पर। आपने कहा सर देखें, डिफ्यूजन की डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्यूट मूव करेगा, सॉल्यूट कौन है यहां पे? सॉल्ट है। सॉल्यूट मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से जहां पे उसकी मिकदार ज्यादा है, वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ जहां पे उसकी मिकदार कम है। इसका मतलब है कि सॉल्ट जाएगा फ्रॉम ए टू बी। मैंने कहा कब तक जाएगा? आपने कहा सर जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए। मैंने कहा बराबरी कब आएगी? आपने कहा सर जब यहां पर भी 5.5 ग्राम हो जाएगा और यहां पर भी 5.5 ग्राम हो जाएगा, तब ये मूवमेंट रुक जाएगी। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गई बात, आसान है। मैंने कहा सुनो, अब मैंने एक काम ये करा कि मैंने यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा दी और मेम्ब्रेन थी सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन थी सेमी परमिएबल, यानी कि इस मेम्ब्रेन को अब सॉल्ट क्रॉस नहीं कर सकता, सॉल्ट कांट क्रॉस, सॉल्ट क्रॉस नहीं कर सकता, सॉल्यूट इससे आर पार नहीं जा सकता। अब क्या होगा? आपने कहा सर अब वाटर मूव करेगा। मैंने कहा गौर से देखो। आपने कहा सर वाटर सही है, सॉल्ट नहीं जा रहा, लेकिन वाटर मूव करेगा। यहां पर भी 1 लीटर है, यहां पर भी 1 लीटर है, तो क्या वाटर मूव करेगा? मैंने कहा बेटा बिल्कुल करेगा। अब एक जुमला जिंदगी भर के लिए याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस जगह सॉल्यूट कम होगा उस जगह सॉल्वेंट भी कम चाहिए होगा। जिस जगह सॉल्यूट कम होगा उस जगह सॉल्वेंट भी कम चाहिए होगा। अब इस जुमले का कॉन्सेप्ट लगा दो ऊपर। मैंने कहा देखो यहां पे सॉल्यूट कम है तो यहां मुझे सॉल्वेंट भी क्या चाहिए? कम चाहिए। इसका मतलब है वाटर यहां से इधर मूव करने लग जाएगा, यानी कि एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे वाटर मूव कर सकता है, सॉल्ट नहीं कर सकता। तो वाटर बी से ए जाने लगेगा खुद ब खुद।
ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट कम है। आ रही समझ बात? अच्छा, तो अब हमने कहा कि हमारे पास वाटर की मूवमेंट कहां से कहां पर होगी भाई? फ्रॉम द रीजन ऑफ लो solute concentration towards high solute concentration। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाटर ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, ये नहीं कहा मैंने। ये नहीं कहा कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, ऐसे नहीं कहा। या ये नहीं कहा कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई, ये भी नहीं कहा। मैंने कहा वाटर कहां से कहा जाएगा? जहां पे सॉल्यूट लो होगा, मूव वाटर कर रहा है, लेकिन किसके एतबार से? सॉल्यूट के एतबार से। जहां पे सॉल्यूट लो होगा वहां से कहां जाएगा? जहां पे सॉल्यूट हाई होगा। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट होगी अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? यहां पे मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है? समझ आ रही है बात? तो बेटा ये आपके पास ट्रांसपोर्ट थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में आ जाओ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब दो टाइप की हैं ये, ठीक है? पहली है एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई चीज आ रही है एनर्जी के इस्तेमाल से। दूसरी है एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर कोई चीज जा रही है एनर्जी के इस्तेमाल से, ठीक है? यहां से हम एक काम ये करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नीचे कर लेते हैं। यहाँ डायग्राम तो पैसिव की है ना, और देखो अच्छा जी। तो हमारे पास जो दूसरी टाइप है ट्रांसपोर्ट की वो है एक्टिव, सही है? वो है एक्टिव। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है बाय यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है बाय यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल होती है यहाँ पे। सही है भाई? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं? अगर कोई चीज सेल के अंदर आ रही है तो उसको हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस। अगर कोई चीज सेल से बाहर जा रही है उसको हम नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरीके का होता है। अगर कोई लिक्विड चीज सेल के अंदर आ रही है तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, इफ लिक्विड, अगर वो लिक्विड है। और अगर कोई सॉलिड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, ठीक है? अगर कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर आ रही है एनर्जी के इस्तेमाल से। तो बेटा यहां पर आपकी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी एंड हो जाता है, सही है? तो बहुत डिटेल से सारी चीजें यहाँ पे करा दी हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से, ठीक है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे आगे सेल वॉल के ऊपर, ठीक है? और हम कवर करेंगे अपनी सेल वॉल का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल वॉल भी। लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है? आ जाओ, अब करते हैं हम यहाँ से सेल वॉल स्टार्ट, ठीक है?